नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो इस सीरीज का लेक्चर 10 है। इससे पहले ऑलरेडी 9 लेक्चर्स आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने उन सारे लेक्चर्स को देख लिया होगा। जो लोग नए हैं, जिन्होंने इस लेक्चर से इस सीरीज को फॉलो करना स्टार्ट किया है, काइंडली आप एक बार एक से लेकर 9 तक के सभी लेक्चर्स को देख लीजिए, ताकि आपको एक प्रॉपर वे में सारे का सारा मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स है वो सब एक साथ कवर अप हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स की, जो कि भारत के अंदर और भारत से बाहर हो रहे हैं। बट उनका मोटिव क्या है? उनका मोटिव है कि इंडिया में जो ब्रिटिश शासन है, इसकी जड़ों को किस प्रकार से कमजोर किया जाए, और अल्टीमेट उनका जो गोल है वो ये है कि किस तरीके से उनसे देश को आजादी दिलाई जाए। तो आइए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, हम रिवॉल्यूशनरी एक्शंस देखेंगे डिफरेंट, जैसे 12 रॉबरी, काकोरी ट्रेन एक्शन, मुजफ्फरपुर एक्शन, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब का जो है। इसके अलावा हम कई सारे कॉन्स्पिरेसी केसेस देखेंगे। कॉन्स्पिरेसी केसेस जो है वो बेसिकली एक जो है लीगल कह लीजिए आप इंस्ट्रूमेंट था, किसका? ब्रिटिशर्स का, जिसके थ्रू क्या करते थे वो एक केस, बेसिकली वो जो भी इवेंट होता था उससे रिलेटेड एक वो लीगल केस, वो प्रोसीडिंग अपनी अदालतों में चलाते थे, और एक तरफा कह लीजिए सुनवाई करते हुए, लगभग एक तरफा सुनवाई करते हुए वो क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे देते थे, और इसके माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास करते थे कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में अगर आएगा तो उसके साथ यही हश्र होगा। उसके बाद हम लोग आउटसाइड इंडिया जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती थी, जिसका कि मुख्य जो एम था वो यही था कि इंडिया के अंदर जो है ब्रिटिश शासन को किस प्रकार से कमजोर किया जाए, या बाहर बैठे हुए लोगों का किस प्रकार से समर्थन किया जाए इंडिया में जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है उसके रिगार्डिंग। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इस कड़ी में जो सबसे पहला संगठन आता है वो है मित्र मेला। मित्र मेला संगठन 1899 में इसका स्टैब्लिशमेंट होता है। इसके फाउंडर थे वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। और अगर देखिए तो यही संगठन आगे चल करके 1904 में 1904 में अभिनव भारत में कन्वर्ट हो जाता है, और 1906 में इसी अभिनव भारत की लंदन ब्रांच की जो है वो ओपनिंग होती है, जिसके इन सभी ब्रांचेस का भी स्टैब्लिशमेंट जो है वो वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ही करते हैं। अगला है आपका अनुशीलन समिति, बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन। ठीक है, ये एक ऐसा संगठन है जो कि कई जगहों पर इसके जो है तो कह लीजिए एक तरीके से आप कह लीजिए इसके ब्रांचेस कह लीजिए, या कह लीजिए इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कई जगहों पर स्टैब्लिश होता है अलग अलग क्रांतिकारियों के नेतृत्व में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिदनापुर की अगर हम बात करें तो 1902 में ज्ञानेंद्रनाथ बसु के जो है नेतृत्व में अनुशीलन समिति मिदनापुर में बनता है। कलकत्ता में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सतीश चंद्र बसु, प्रमथनाथ मित्र, यतीन्द्र नाथ बैनर्जी और बारिंदर घोष, इन सबों के नेतृत्व में जो है अनुशीलन समिति के ब्रांच की स्थापना होती है। और ढाका में अगर बात करें तो ढाका में 1904 में पुलिन बिहारी दास, ये नाम स्पष्ट रूप से याद रखेंगे और जगह याद रखेंगे। 1904 में पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में अनुशीलन समिति की स्थापना होती है। आगे हम देखें तो अनुशीलन समिति से रिलेटेड अगर देखें तो इसी समिति को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था 1908 में, और ये एक युगांतर मैगजीन थी जो ये निकालती थी 1906 से। इसी के साथ में जो है इस मैगजीन के साथ में जो लोग जुड़े हुए थे वो थे बारिंदर घोष जी, भूपेंद्र नाथ दत्त जी और अविनाश चंद्र भट्टाचार्य। ये सभी इसी मैगजीन को निकालने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। व्यायाम मंडल, व्यायाम का मतलब होता है एक्सरसाइज। तो बेसिकली ये क्रांतिकारियों का एक संगठन था, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज वगैरह की एक्टिविटीज के माध्यम से ये एकजुट होते थे, और फिर ये जो है उस समय की ब्रिटिश शासन को किस प्रकार से जो है जड़ से उखाड़ के फेंकना है, इसके लिए फिर ये लोग जो है डिफरेंट प्लानिंग करते थे और उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करते थे। अगर बात करें इसके फाउंडर्स की, इसके फाउंडर थे दामोदर हरि छापेकर, बालकृष्ण छापेकर और वासुदेव हरि छापेकर। और इसको 1896-97 में पूना में इसको बनाया गया था। अगर बात करें इस संगठन की एक्टिविटी की तो छापेकर बंधुओं ने जो है रैंड जो थे, जो कि उस समय पूना प्लेग कमेटी के चेयरमैन थे रैंड,
उनकी हत्या कर दी थी। बेसिकली रैंड का एक आदेश आया था कि जो भी व्यक्ति प्लेग से जो है पीड़ित है उसको गोली मारने का आदेश इन्होंने दे दिया था। तो इस अमानवीय आदेश के ही फलस्वरूप इन लोगों ने इसका ही जो है वध कर दिया था। तो ये घटना जो है वो 1897 में हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। और इसी कह सकते हैं एक तरीके से कि रैंड के मर्डर केस के चलते कहा जाता है कि जो है तिलक को सेक्शन 124 ए, ध्यान रखिएगा, ये आईपीसी इंडियन पीनल कोड जो हमारी 1860 की है, ठीक है, उसकी जो है ये धारा होती थी। वैसे अब इसको बदल करके बीएनएस कर दिया गया है, ठीक है, 2023 से। तो आईपीसी जो हमारी होती थी इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, या उर्दू में जिसको बोलते थे ताजीराते हिंद, ठीक है, तो उसकी ये दफा यानी कि सेक्शन हुआ करती थी 124 ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको सेडिशन का भी सेक्शन बोलते थे, ठीक है, सेडिशन का। तो इसके तहत जो है तिलक को 18 महीनों के लिए जो है वो जेल भेज दिया गया था। कहा जाता है कि तिलक की ही रचनाओं से प्रभावित होकर के जो है व्यायाम मंडल के जो छापेकर बंधु थे उन्होंने पूना प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड की हत्या कर दी थी। अगला है हमारा नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, वैसे कॉन्स्पिरेसी केस ये शब्द तो ब्रिटिश का दिया हुआ है, ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये कॉन्स्पिरेसी केस टर्म आपको बार बार आएगा। तो कॉन्स्पिरेसी केस बेसिकली क्या है कि बेसिकली ब्रिटिशर्स का एक लीगल इंस्ट्रूमेंट था जिसके थ्रू वो क्या करते थे, वो सो कॉल्ड जुडिशियल ट्रायल चला करके और लोगों को, मतलब कह लीजिए मोस्टली एक तरफा कह लीजिए कि जुडिशियल ट्रायल चलाते हुए, और वो उनको आमतौर पर मौत की सजा ही देते थे ताकि बाकी क्रांतिकारी भी जो है इस चीजों से आगे, मतलब इस प्रकार की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन से डरे। तो नासिक जो कॉन्स्पिरेसी केस है आपका, वो बेसिकली किसके संबंधित है, तो डीएम थे नासिक के जैक्सन, ठीक है, इसका जो है बेसिकली मर्डर कह लीजिए या वध कह लीजिए वो कर देते कौन, अनंत लक्ष्मण कन्हारे कर देते हैं। और ये लोग जो है किससे संबंधित थे, तो ये लोग संबंधित थे कार्वे ग्रुप से, कार्वे ग्रुप इससे संबंधित थे ये लोग, ठीक है। और इसी से संबंधित इन्होंने क्या किया था, डीएम जो उस समय के थे नासिक के जैक्सन, उसका उन्होंने हत्या कर दिया था। और इसी केस के सिलसिले में वीडी सावरकर को जो है लंदन में अरेस्ट करके उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया। ऐसा बताया गया कि ये सभी क्या है, इसके मास्टरमाइंड है। अगला आपका 12 रॉबरी। 12 जो है वो एक जो है जगह है कहां पर, ईस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल कह रहे हैं हम लोग बेसिकली, तो 1905 का जो पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके आलोक में ऐसा बोला जा रहा है। ईस्ट बंगाल मतलब क्या हो गया, मतलब आज के हिसाब से आप समझिए तो बांग्लादेश है ये, ठीक है, बांग्लादेश। तो 1908 में ईस्ट बंगाल रीजन में जो है मतलब कि आपका 12 रॉबरी होता है। और इसके लीडर कौन थे, इसके लीडर थे पुलिन बिहारी दास। याद रखिएगा पुलिन बिहारी दास वही व्यक्ति है जो क्या करते हैं, जो अनुशीलन समिति बनाते हैं, ठीक है, अनुशीलन समिति बनाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, ढाका में। और इन्होंने क्या किया था, लोकल वेल्दी जमींदार को उन्होंने जो है लूट लिया था। और ये जमींदार क्या करते थे, आपको पता होना चाहिए, परमानेंट सेटलमेंट का एक सिस्टम था जिसके थ्रू ये क्या करते थे, जो भी पीजेंट्स थे उनको क्या कर देते थे, उनको बिल्कुल उनकी स्थिति बर्बाद कर देते थे। उनको इतना टैक्स वसूलते थे कि पीजेंट्स को अंत में क्या करना पड़ता था, टैक्स, हैवी टैक्स लेकर के मनी लेंडर्स के चंगुल में फंस जाते। तो मतलब लुटेरे को इन्होंने लूटने का काम किया। और इन पैसों से ये क्या करते थे, इस तरह की क्रांतिकारी एक्टिविटीज को कह लीजिए एक तरीके से फंडिंग करवाने का काम करते थे। आगे कुछ इंपॉर्टेंट संगठन है, और सबसे इंपॉर्टेंट संगठन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। इसकी बात करें तो 1924 में इसकी स्थापना कानपुर में होती है। और इन संगठनों ने उस समय के पूरे देश में युवाओं के अंदर एक जोश भरने का काम किया था। जितने भी आप क्रांतिकारी शब्द सुनते के साथ जिन व्यक्तियों का चित्र आपके मस्तिष्क में उभरता है, चाहे वो भगत सिंह हो, सुखदेव हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, राजेंद्र लाहिरी जी हो, रोशन सिंह हो, अशफाक उल्लाह खां हो, ये सभी जो है वो इसी प्रकार के संगठनों के मेंबर रहे हैं। समय समय पे इन्होंने अपना नाम भी बदलते रहेंगे संगठनों का, बट मोर और लेस ये लोग इसी प्रकार की विचारधारा के ये लोग रहे हैं।
तो कानपुर में जो है 1924 में जो है इसकी स्थापना होती है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। और इसके लीडर थे सचिंद्र नाथ सान्याल जी, ठीक है, जो कि इसके प्रेसिडेंट थे। ध्यान रखिएगा सचिंद्र नाथ सान्याल जी अपनी पटना के ही धरती के थे, ये जो है पटना के ही रहने वाले थे। और इसी में अन्य लोगों में बिस्मिल, पूरा नाम जिनका क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल। वैसे तो इनका नाम राम प्रसाद श्रीवास्तव था, बट ये बिस्मिल के पेन नेम से लिखते थे, क्योंकि उर्दू के बहुत फेमस शायर भी हुआ करते थे ये, उर्दू पोइट्रीज वगैरह किया करते थे। तो ये बिस्मिल के पेन नेम से लिखते थे। आजाद का मतलब हो गया आपका चंद्रशेखर आजाद, और साथ में योगेश चंद्र चैटर्जी जी, इतने महान क्रांतिकारी लोग इस संगठन से जुड़े हुए थे। इन्होंने ये क्या किया था, इन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन, ध्यान रखिएगा बहुत जगह पे काकोरी ट्रेन कांड लिख देता है, हम लोगों को ये सब शब्दों के प्रयोग से बचना है, ठीक है। और भारत सरकार का ये कदम भी बहुत स्वागत योग्य है, जिसमें उन्होंने इस तरीके के काकोरी ट्रेन कांड ऐसे शब्दों के प्रयोगों पर रोक लगाते हुए नए शब्दों का चयन किया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। क्योंकि अगर हमारे लिए भी कांड ही है तो फिर वो कर किसके लिए रहे थे। और एक कृतज्ञ राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमें इन सभी घटनाओं का सम्मान पूर्वक जो है हमें इसको याद करना चाहिए। तो काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया, ये कब होता है, 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो एक ट्रेन होती है बेसिकली 8 डाउन, जो कि सहारनपुर से लखनऊ जा रही होती है, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर है, ठीक है। और इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो डिफरेंट जगहों से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, वो सभी टैक्स को जो है, कलेक्टेड अमाउंट को जो है वो बक्सों में भर के इसी ट्रेन के माध्यम से लखनऊ पहुंचाए जाने की पूरी गतिविधि होती है, जो रेगुलरली होती ही रहती है उस ट्रेन के माध्यम से। क्रांतिकारियों को उसका पता चलता है और वो फिर क्या करते हैं, 9 अगस्त को इस ट्रेन पर जो है वो धावा बोल देते हैं, और वो पैसा जो है वो लूट करके वो जो है मतलब कि ले जाते हैं, और जो क्रांतिकारी एक्टिविटीज है वो उसमें उसको खर्चा करने की ऐसी उनकी योजना थी। अगर आगे बात करें तो इसी में देखेंगे, तो इसमें जो गवर्नमेंट एडवोकेट थे इसमें सरकार की तरफ से, वो कौन थे, जगत नारायण मुल्ला जी थे। और डिफेंस में यानी कि इन क्रांतिकारियों की तरफ से जो वकील थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत जी। गोविंद बल्लभ पंत जी वही व्यक्ति है जो आगे चलकर के यूपी के क्या बनेंगे, फर्स्ट सीएम बनेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आगे बात करें काकोरी जो है ट्रेन एक्शन के में जो है, जो भी इसके इम्पोर्टेंट क्रांतिकारी थे वे सभी अनफॉर्चुनेटली पकड़ा जाते हैं, और उसमें से अधिकांश को फांसी दे दी जाती है। हमारे एग्जाम्स में ये भी प्रश्न आता है कि किस क्रांतिकारी को कहाँ फांसी दिया गया था। अगर हम बात करें राम प्रसाद बिस्मिल जी की, तो इनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। अशफाकुल्ला खान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाकुल्ला खान की मित्रता के बहुत चर्चे हैं, ठीक है। उस समय कई आधारों पर लोगों ने इनको तोड़ने का प्रयास किया था, बट अगर भारत में क्रांतिकारियों का जिक्र आएगा तो इन नामों को लिए बिना वो कहानी हमेशा अधूरी होगी, अगर क्रांति से जुड़ा हुआ अगर कोई भी स्टोरी हम देखते हैं तो। अशफाकुल्ला खां की बात करें तो ये पहले मुस्लिम थे जिसको कि फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है, ध्यान रखिए। और कहाँ पे इनको फांसी की सजा दी गई थी, फैजाबाद में दी गई थी। अगर और क्रांतिकारियों की बात करें तो रोशन लाल एक थे, उनको जो है इलाहाबाद में फांसी दे दी गई, जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। राजेंद्र लाहिड़ी जी को गोंडा में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और इसी मतलब कांड में एक और अभियुक्त थे चंद्रशेखर आजाद जी, जो उस समय इस ट्रायल से भाग गए थे, ठीक है, वो बच निकलने में सफल हो गए थे, तो उनको इसमें फांसी नहीं दी जाती, ठीक है। ध्यान रखिएगा आगे चल करके क्या होता है, पुलिस के साथ मुठभेड़ होता है, और एक पार्क होता है जिसका नाम था अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड पार्क, ये जो है वो इलाहाबाद में है। वहां पर पुलिसिया मुठभेड़ के दौरान जो है ये चंद्रशेखर आजाद, भारत माँ का वीर सपूत, ये क्या करते हैं, पुलिस की गोली से मरने के जो है बजाय ये चूज करते हैं कि मैं खुद से ही अपनी जो है प्राण लूंगा, मैं ब्रिटिशर्स क्या तो ना तो पकड़ाऊंगा ना उनकी गोली से मरने वाला हूँ। तो ये अपने पर अंतिम गोली, एक्चुअली वो वहां पे दोनों के बीच में मुठभेड़ हो जाता है, और जब इनको लगता है कि अब बच पाने का कोई उम्मीद नहीं है तो ये आखिरी गोली खुद पे ही चला लेते हैं। इनका खौफ ऐसा होता है कि इसके मृत शरीर पे भी जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स इनको इनके मरे हुए शरीर के पास है तो भी 3-4 गोलियां चला करके इंश्योर करते हैं कि ये जीवित ना हो। क्या है हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। एक और संगठन है जो 1928 में फिरोज शाह कोटला, एक जगह है नई दिल्ली में,
वहां पे इसको बनाया गया था। और इसके लीडर कौन थे? तो जो लोग उस काकोरी ट्रेन एक्शन से जो लोग बचते हैं, तो इसमें आजाद है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव, ये लोग मिलकर के बनाते हैं। और इसी संगठन के द्वारा क्या होता है, तो दो लोग हैं, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये लोग क्या करते हैं, सेंट्रल असेंबली में जो है 8 अप्रैल 1929 को क्या करते हैं, ये लोग बम विस्फोट करते हैं। उस बम विस्फोट का उद्देश्य किसी के प्राण को लेना नहीं था, बल्कि बहरी सरकार को जगाना था। ध्यान रखेंगे, जिस समय ये बम विस्फोट होता है, तो उस टाइम पर जो उस असेंबली के जो स्पीकर थे, वो वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल थे, याद रखिएगा। ठीक है। और इंडिया सेफ्टी एक्ट या सेफ्टी ऑफ इंडिया एक्ट ऐसा कोई बिल था जिस पर उसमें चर्चा चल रहा था। आगे देखेंगे हम लोग, तो मुजफ्फरपुर एक्शन कह सकते हैं इसको, जिसको कि कुछ लोग मुजफ्फरपुर जो है कांड भी कहते हैं, बट मैं इसको एक्शन ही बोलूंगा। आप लोग भी ऐसे ही बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर इसकी बात करें तो ये 30 अप्रैल 1908 को होता है। ठीक है। और इसमें कौन से क्रांतिकारी हैं, रिवॉल्यूशनरीज हैं? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस जी, ध्यान रखिएगा, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है, फांसी पर लटकाए जाने वाले यंगेस्ट पर्सन है। यंगेस्ट मतलब आप सभी लोग, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप सबों की उम्र से कम उम्र था इनका। कहा जाता है कि 18 ईयर्स 8 मंथ और 8 डेज, इतने दिनों के थे जब इनको फांसी दे दी गई थी। और इनकी फांसी उस समय बहुत चर्चा का केंद्र बनी थी। ध्यान रखिए, ये वो उम्र है जब हम लोग ये भी नहीं तय कर पाते हैं कि आगे जीवन में करना क्या है। उसमें ये क्या कर रहे हैं, भारत माता की आजादी के लिए देखिए अपने प्राणों की आहुति दे दे रहे हैं। तो दो लोग था। प्रफुल्ल चाकी जी ने क्या किया था, तो पुलिस से बचने के लिए उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ठीक है। और खुदीराम बोस जी क्या होते हैं, बाद में वो पकड़ा जाते हैं। ठीक है। कहाँ पे पकड़ा जाते हैं ये, तो ये पकड़ा जाते हैं बेनीपुर, दरभंगा में। ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअली क्या करते हैं ये लोग, तो एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं एक नोटोरियस जज थे, उनका नाम था किंग्सफोर्ड। ये बेसिकली जो भी इंडियन क्रांतिकारी होते थे ना, उस पर एक तरफा सुनवाई करके और उनको बहुत कड़ी सजा देने के लिए बदनाम थे। तो कोशिश था इनका कि इसी जज को जो है इसकी हत्या की जाए। लेकिन होता क्या है, एक जो है एक एडवोकेट होते हैं, पिंगले कैनेडी या कैनेडी बोलिए, उनकी डॉटर और वाइफ जो है, एक बेसिकली उस समय होता क्या है कि डेली का उनका रूटीन जो होता है जज साहब का, जज साहब तो क्या ही बोले, जज ही बोले उनको, तो किंग्सफोर्ड जो था, तो वो डेली एक खास समय पर वो जो है बग्घी पर घूमने के लिए निकला करते थे। इन लोगों ने ऑलरेडी प्लान बना लिए थे कितने बजे ये व्यक्ति निकलता है घूमने के लिए, तो इसको जो है उसी दिन रास्ते में दबोच के और उस पे जो है बम बम फेंक करके उसके बग्घी सहित उड़ा देना है। दुर्भाग्य कह लीजिए या उस जज साहब का सौभाग्य कह लीजिए, उस दिन जो है वो तो नहीं आए, बट उनके जगह पर एडवोकेट साहब थे, उनकी पत्नी और बच्ची जा रही थी उसी बग्घी से, तो उस बम विस्फोट में जो है इन दोनों की हत्या हो जाती है, इन दोनों का मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है फिर इनके विरुद्ध केस चलता है। आगे देखेंगे तो प्रफुल्ल चाकी के बारे में ऑलरेडी बता दिया कि ये सुसाइड कर लेते हैं। खुदीराम बोस जी जो है बेनीपुर दरभंगा से पकड़ा जाते हैं। और इस केस में इनके जो वकील होते हैं, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इनके वकील थे कालिदास बोस, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो थे यंगेस्ट टू बी हैंग्ड, यानी कि फांसी पर चढ़ने वाले सबसे युवा जो है क्रांतिकारी थे। हमारे बिहार में खुदीराम बोस जी के नाम पर खुदीराम बोस सेंट्रल जेल भी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि खुदीराम बोस सेंट्रल जेल जो है वो किस जिले में अवस्थित है। आगे अगला है हमारा अलीपुर एक्शन केस। ठीक है, जिसको कि अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी बोलते हैं। ध्यान रखिए, कॉन्स्पिरेसी जो है वो ब्रिटिश जो है टर्म है, तो ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से रहने दीजिए, हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देख इसको, तो हम इसको बोलेंगे अलीपुर एक्शन केस। इसमें क्या होता है, तो 1908 में ये होता है। इसमें आपका अरविंद घोष जो थे वो चीफ एक्यूज थे, और उनके एडवोकेट थे सी आर दास, उन्होंने इनको बचा लिया था। और इसमें जो है सरकारी गवाह बन जाते हैं नरेंद्र नाथ गोसाई, ठीक है, जिसकी हत्या जो है कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस मिलके कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये भी एक क्रांतिकारी ही थे, बट नहीं होते, ब्रिटिश के प्रलोभन के लिए, उनके डर से ये जो है गवर्नमेंट की साइड हो जाते हैं।
आगे है सबसे सूरवीर, सबसे महान क्रांतिकारी भगत सिंह। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया भगत सिंह पर कि इनका एज कितना था जब इनकी मृत्यु हुई थी, या जब इनको फांसी पर चढ़ाया गया था। तो लगभग जो है ये आपके 21 साल के थे। लगभग 23 थे, ठीक है, लगभग 23 साल के थे जब इनका जो है करेक्ट कर लीजिए। और इनको कब फांसी पर लटका दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। और इनको क्रीमेशन जो है वो कहाँ पे किया गया? फिरोजपुर जगह है पंजाब में, वहीं पर। ठीक है, और इन पर क्या चार्ज था, किस चीज के लिए इनको फांसी पर लटकाया गया था? तो सॉन्डर्स मर्डर केस पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। स्कॉट नाम का एक पुलिस ऑफिसर था जिसके लाठी चार्ज में जो है लाला लाजपत राय जी को पतराई जी को बहुत जो है चोट लगती है और वो जख्मी हो जाते हैं। उसके इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और लाला लाजपत राय जी क्या कर रहे थे? तो एक कमीशन आया था, साइमन कमीशन। उनका उनका के विरोध में ही एक प्रोटेस्ट हो रहा था लाहौर में। ठीक है, ध्यान रखिए, ये शहर तो पाकिस्तान में चला गया, बट इन शहरों से हमारी आजादी की कई लड़ाइयों की यादें जुड़ी हुई हैं। तो लाहौर में एक प्रोटेस्ट को ये लीड कर रहे थे, और उसी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए स्कॉट नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर था जिसने लाठीचार्ज कराया, और उसी लाठीचार्ज में जो है लाला लाजपत राय जी की चोट लगने से मृत्यु हो जाती है। इसी अधिकारी को मारने के लिए ये लोग प्लान करते हैं, और उसके बदले कौन जो है, किसकी हत्या हो जाती है? सॉन्डर्स की। ठीक है, और इसी को जो है कहा गया है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, या मेरे शब्दों में बोले तो लाहौर एक्शन केस। ठीक है, और इसी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए इनको फांसी दी जाती है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऑल्दो फांसी देने के इमीडिएटली पहले अगर देखेंगे तो वो असेंबली में बम फेंकते हैं बटुकेश्वर दत्त जी के साथ, लेकिन वो बम फेंकने के कारण उनको फांसी नहीं दी जाती। ठीक है, ध्यान रखना है, बम फेंकना क्योंकि उसमें किसी की मृत्यु तो होती नहीं है, तो वो क्राइम उतना बड़ा बनता नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनको जो फांसी दी जाती है, भगत सिंह और उनके साथ में दो और व्यक्ति थे, सुखदेव जी और राजगुरु जी। और भगत सिंह का ही बहुत ही फेमस आइडिया है कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग और क्रिटिसिज्म जो है, ये टू इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज है रिवॉल्यूशनरी के, मतलब क्रांतिकारी का जो है ये दो जो है, ठीक है, ये अभिन्न गुण है कि उसका क्या होगा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगा और वो क्या करेगा, क्रिटिसिज्म करेगा। अगला है चिटगोंग आर्मरी रेड। चिटगोंग को आज हम लोग चटगांव के नाम से जानते हैं। ये एक बांग्लादेश के अंदर एक शहर है अभी। जो लोग क्रिकेट वगैरह देखने के शौकीन होंगे, अक्सर यहाँ पर क्रिकेट मैच के लिए भी आयोजन होता है। एक बहुत ही फेमस ये स्टेडियम भी है। तो ये कब होता है? 1930 में होता है, और इसके लीडर कौन थे? सूर्य सेन, जिनको कि मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन में थे, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। अगर आप इस चिटगोंग आर्मरी केस के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो अभिषेक बच्चन के द्वारा एक मूवी बनाई गई है। बेसिकली वो उसमें मुख्य भूमिका में है, उसका नाम है खेले हम जीत जान से। उस मूवी को देख सकते हो, वो इसी आर्मरी रेड पर बेस्ड है, चिटगोंग आर्मरी रेड। ठीक है, और इसी में उनके साथ एक फीमेल वॉरियर भी होती है, कल्पना दत्त, जिसका की भूमिका दीपिका पादुकोण ने निभाया है, आप देख सकते हैं। आगे है कुछ फीमेल रिवॉल्यूशनरीज भी, उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे शांति घोष और सुनीति चौधरी थी, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने, आप सोचिए महिलाएं थी, ठीक है, वैसे तो अब महिला पुरुषों में कोई अंतर नहीं रह गया अब के समय में,
महिलाएं हर वो काम कर रही हैं, लेकिन बात जिस समय की हो रही है, हम बात करें 1930s की, 40s की, जब महिलाएं जो पर्दा के अंदर है उनको इतनी आजादी नहीं है। फिर भी आप देखेंगे उस समय में उतनी बेड़ियों में होने के बावजूद भी उस समय भी इतनी क्रांतिकारी महिलाएं आई, जिन्होंने की अपने अदम्य साहस से पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया। और यहाँ देखिए दो महान वीरांगनाएं हैं, शांति घोष और सुनीति चौधरी, जिन्होंने की उसमें कलेक्टर की हत्या कर दी थी। मीना दास है, जिन्होंने की अपनी डिग्री लेते समय, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो यूनिवर्सिटी होती है उसकी चांसलर गवर्नर ही होते हैं, ब्रिटिश काल में भी सेम सिस्टम ही था, तो उसी समय उनकी हत्या कर देते गवर्नर साहब की। उन्होंने डिग्री दिया, बदले में इन्होंने बोला ईश्वर के पास पहुंच के 1930। ये सभी गवर्नर्स जो थे वो कौन थे? ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश के अत्याचारों को कह लीजिए एक तरीके से सपोर्ट ही करते थे। अगला है हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट। और 23 दिसंबर 1912 को, यानी कि 23 दिसंबर 1912 को ये घटना होती है। इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो वॉरियर्स थे, ठीक है, क्रांतिकारी थे, वो थे भाई बाल मुकुंद, वसंत कुमार विश्वास, आमिर चंद और अवध बिहारी। ये सभी लोग जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि उस समय के जो वॉइस रॉय थे, ठीक है, हार्डिंग, उस पर ये लोग जो है बॉम्ब फेंक के सोचे कि उसी की हत्या कर दी जाए। ऐसे इस ऐसे जो भी घटनाएं थी, उनका मेन मकसद यही था कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अंदर भय पैदा करना। जितना हम आसानी से भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग भी उतने चुप बैठने वालों में से नहीं है। ठीक, तो इन सभी घटनाओं का मेन मकसद यही था कि सबसे बड़ी जो उनकी संस्था थी या उनके सबसे बड़े ऑफिशियल्स थे, उनमें भय पैदा करना, ताकि वो भारत विरोधी या जो एट्रोसिटीज कर रहे थे उनमें कमी आना। बट वो बाज आने वाले से तो रहे। दुर्भाग्यवश इसमें जो है हार्डिंग जो है वो मतलब कि बच जाते हैं इसमें। आगे हम लोग देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है व्यक्ति है जिनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है इन व्यक्तियों का जिक्र करते हुए। जैसे कि व्यक्ति हेमचंद्र कानूनगो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ये उस समय बॉम्ब एक्सपर्ट थे, क्रांतिकारियों के लिए बॉम्ब बनाने का काम करते थे। जतेंद्र नाथ मुखर्जी जी, ठीक है, इन्होंने जो है उस समय एक पार्टी बनाया था, युगांतर पार्टी, और इनको एक और नाम से जाना जाता है, इनको बोलते हैं भागा जतिन। बाघा, बाघा जतिन। बाघा जो है वो बंगाली तरीका है बोलने का टाइगर को, मतलब टाइगर जतिन। ठीक है। अगले महान व्यक्ति हैं भगवती चरण वोहरा जी, जिन्होंने एक बड़ा ही फेमस लेख लिखा था, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। और फिर भगत सिंह जी के बारे में करें तो इन्होंने एक संगठन बनाया था, नौजवान भारत सभा, 1926 में, याद रखिएगा। कुछ सॉन्ग स्लोगन्स भी हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुछ स्लोगन्स तो ऐसे हैं जो किसी खास महापुरुष के साथ में इस प्रकार से अटैच्ड है कि अक्सर हम इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो पर्टिकुलर स्लोगन एक्चुअली में किसने जो है ओरिजिनेट किया था। ठीक है, बट हमको एक्यूरेट नाम पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन में हम ऐसे क्वेश्चंस को जो कि बहुत आसान है प्रवृत्ति के हैं लेकिन गलत कर देते हैं। जैसे बात करें हम लोग, एक है आपका जो एक बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया था कि सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिन में है। ये जो फेमस कह सकते एक तरीके से गजल कह लीजिए, गजल नहीं बोलना चाहिए, ये जो फेमस शायरी है, ठीक है, इसके बारे में अक्सर लोग इसको कनेक्ट कर दिए। तो उस बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मुझे लगता है 66 बीपीएससी में, जो मुझे याद आ रहा है। तो इसमें इसमें इसको लेके जो है राम प्रसाद बिस्मिल जो है बहुत फेमस है इनसे जुड़े हुए। बट ये ध्यान रखना है कि एक सबह नाम की मैगजीन थी जो गाजी अब्दुल गफ्फार का निकालते थे, और इसी में बिस्मिल अजीमाबादी अपने पटना के ही, अजीमाबाद ध्यान रखिएगा पटना का एक पुराना नाम है, तो यहाँ की एक बहुत ही मशहूर शायर थे, उन्होंने ही जो है सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसको जो है उन्होंने लिखा था, और इसको जो है भले ही पॉपुलराइज किया किसने, रामप्रसाद बिस्मिल जी ने। तो ये ध्यान रखना है। इनकलाब जिंदाबाद ये नारा जो है अक्सर भगत सिंह के साथ आप देखेंगे जुड़ा हुआ।
भगत सिंह की जब भी तस्वीरें देखेंगे, पोस्टर्स देखेंगे, उनसे जुड़ा हुआ कोई भी वीडियोस वगैरह देखेंगे, देखिएगा अक्सर वहां पे इसका जिक्र होगा, या इवन वो खुद भी इसको बहुत इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन। बट इस नारे का जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, जिन्होंने इसको जन्म दिया, उनका नाम था मौलाना हशरत मोहानी जी। भारत छोड़ो अगेन एक बहुत ही फेमस नारा है, जिससे हम लोग अक्सर महात्मा गांधी जी को एसोसिएट करते हैं, बट इस नारे को मूल रूप से किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली जी ने दिया था। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं। सबसे पहले लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस या लाहौर एक्शन केस बोलिए। ध्यान रखिएगा ये जो केस है वो दो बार हुआ है। फर्स्ट टाइम हुआ था 1916 में, जो गदर रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा किया गया था, और सेकंड टाइम हुआ था 1929 में, जिसमें कि सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई थी। और इसके मास्टरमाइंड कौन थे? जतिन दास, वही बागा जतिन। और इसकी हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। क्यों किया था ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कितनी बार हो रहा है? दो बार हो रहा है, 1916 में भी और 1929 में भी। और यही वो घटना है जिसके लिए भगत सिंह को फांसी दी जा रही है। ठीक है, असेंबली बम कांड के लिए नहीं दी जाती है। एकदम इसको क्लियर रहना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है हमारा कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। ये जो आपका 1924 का है। कानपुर में क्या था? तो बहुत सारी मिलें थी, और मिलों में क्या थे? तो मिलों में वर्किंग क्लास था, मजदूर क्लास। तो वहां पे क्या है, कम्युनिस्ट विचारधारा से वो लोग बहुत प्रभावित थे, और कम्युनिस्ट लीडर्स के जो है नेतृत्व में वहां पे एक आंदोलन ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध किया जाता है, वहां के जितने भी मिल मजदूर हैं उनके द्वारा। तो उसको 1924 का कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। फिर एक आपका जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका कानपुर की जैसा ही वर्किंग क्लास का मूवमेंट है 1929 का। इसके लीडर लीडर बेसिकली दोनों ही कॉन्स्पिरेसी के यही कॉमन लोग ही थे, मुजफ्फर अहमद, ऐसे दांगे, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी जी। अगला है आपका हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस। इसमें बेसिकली क्या होता है? तो इसमें बेसिकली एक इंस्पेक्टर है शमसुल आलम, उसकी हत्या उस समय की कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर ही कर दी जाती है। और इसमें एक्यूज किसको बनाया जाता है? अनुशीलन समिति, एक संगठन जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके 47 नेशनलिस्ट लोगों को बनाया जाता है। 1910 में इस घटना को अंजाम दिया जाता है। इसका मास्टरमाइंड भी किसको माना जाता है? यतीन्द्रनाथ मुखर्जी और बाघा जतीन के नाम से जिनको जानते हैं। आगे एक इंपॉर्टेंट है विक्टोरिया कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, तो इसमें विक्टोरिया जो शब्द है वो क्वीन विक्टोरिया के लिए नहीं है, बल्कि ये एक प्लेस है। कहाँ पर है? तो आज के कनाडा में एक प्लेस। ठीक है, तो आपका क्या होता है? तो आप जो है 1914 में, वही नॉर्थ अमेरिका में ही पड़ता है कनाडा, तो एक प्लेस था जहाँ पे गदर पार्टी के द्वारा जो है, वहां पे एक्चुअली क्या हुआ था, कुछ सेडिशियस लिटरेचर पाया गया था, सब ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कुछ सेडिशियस लिटरेचर था जिसको कि कनाडा से इंडिया भेजा जाना था। ठीक है, मतलब बेसिकली क्रांतिकारियों का लिटरेचर, तो इसको पढ़ के आम जनता के अंदर भी क्रांति की लहर जाग सके, तो उसको कनाडा से इंडिया भेजा जाना था। बट ये जो है क्या होता है, उस समय के ब्रिटिश इंटेलिजेंस को एक इनपुट मिलता है कि भैया ऐसा कुछ होने जा रहा है। ठीक है, तो उसमें एक ऑफिसर होते हैं हॉपकिंसन। ठीक है, उनको ये पता चल जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो वहां पर जो है कई सारी रेड्स वगैरह पड़वाते हैं, और बहुत सारी गदर पार्टी के जो लीडर्स थे वो सब कनाडा के अंदर पकड़ा जाते हैं। इसमें कुछ, क्योंकि गदर पार्टी के जो लीडर्स वगैरह थे वो मोस्टली सिख समुदाय से बिलोंग करते थे, और सिखों में गुरुद्वारा का एक बहुत महत्व है। तो कई सारे गुरुद्वारा थे वहां पे कनाडा के अंदर, जिन गुरुद्वारों के अंदर इन सभी सेडिशियस लिटरेचर को बनाया जाता था, और उनका मेन मकसद था कि उसको जो है भेजना है, किसके थ्रू भेजना है भैया? तो उसी समय जो है बेसिकली जो है, जो भी वहां से हवाई माध्यम हो या जहाज वगैरह के माध्यम से किया जाता था। इन सभी घटनाओं के पीछे जो इसका ट्रिगरिंग फैक्टर था, जिसके चलते ये घटनाएं होती हैं, वो था काम को, एक शिप थी कोमागाता मारू। कोमागाता मारू शिप थी। ठीक है, जिसको कि मेन 1914 में इसको जो है इसको हार्बर नहीं करने दिया गया था कनाडा के मतलब कि बंदरगाह पे, और इसमें 376 जो इंडियंस थे
ठीक है। और ये फर्दर क्या होता है, ये शिप जो है वो वापस लौट के कलकत्ता के बजबज पोर्ट पे आती है। वहां पे जो लोकल सैनिक या पुलिस कह लीजिए, उसके साथ मुठभेड़ में कई लोगों की इसमें जो है हत्या हो जाती है। ठीक है। और ये कह लीजिए एक तरीके से तो ये ना, ये रेशियल कह लीजिए कि आपका जो है, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इसका एक बेसिस था, जिसके चलते कि इन लोगों को वहां पर उतरने नहीं दिया गया था। और बाद में चल के कनाडा के जो पीएम थे, जस्टिन ट्रूडो, जो पूर्व पीएम आप कह सकते हैं, उन्होंने इस घटना की माफी मांगी थी, इस घटना के लगभग 100 वर्षों के बाद। ठीक है। तो ये जो हॉपकिंसन थे, इन्होंने बहुत मतलब कि वहां पर जो है उनके गदर पार्टी के जो वहां पे एसेट्स था कह लीजिए, या उनका जो संगठन था, उसको बहुत नुकसान पहुंचाया था। बाद में गदर पार्टी के वर्कर के द्वारा ही फिर इनको जो है पहचाना गया और फिर इसकी हत्या की गई। कुछ और इम्पोर्टेंट देखिए तो गोपीनाथ साहा जी एक महान क्रांतिकारी, जिन्होंने कि चार्ल्स टेगार्ट थे, उनको मारने का प्रयास किया। चार्ल्स टेगार्ट कौन थे? तो ये पुलिस कमिश्नर थे कलकत्ता के। फिर एक आपके अंबिका चक्रवर्ती है, ये आपके भगत सिंह के नौजवान सभा के ही मेंबर थे। क्वेश्चन अक्सर इन नामों के साथ पूछा जाता है कि अंबिका चक्रवर्ती कौन है। इस तरह की क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं हम लोग रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया की। इसमें है सबसे पहले आपका इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसको कि 1905 में लंदन में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। इसके फाउंडर थे श्याम जी किशन जी वर्मा। ठीक है। और ये जो इंडियन होम रूल सोसाइटी थी, ये आगे चल के इंडिया हाउस के नाम से जानी गई। ये एक न्यूज़पेपर निकालती थी जिसका नाम था सोशियोलॉजिस्ट। आगे सबसे इंपॉर्टेंट, भारत से बाहर जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा गदर मचाया, उसका नाम भी गदर पार्टी था। ठीक है। गदर पार्टी का नाम बेसिकली गदर मैगजीन के नाम पे पड़ा था। तो अगर इसके बारे में देखें तो इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर था। इसके प्रेसिडेंट थे सोहन सिंह भाकना, और इसके सेक्रेटरी थे लाला हरदयाल जी। इसके ट्रेजरर हुआ करते थे पंडित कांशीराम जी। और एक आपका एक और संगठन है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। अक्सर गदर पार्टी के साथ में इसको कंफ्यूज किया जाता है, बट इन दोनों नामों से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैंने इन दोनों को कवर कर दिया। 1913 में इसका भी फाउंडेशन है। इसके फाउंडर भी वही सेम ही वही लोग हैं, मतलब सोहन सोहन सिंह भाकना जी है। ये एक न्यूज़पेपर निकल गई गदर, और इसी के चलते जो है गदर पार्टी फेमस हो गई। तो बहुत लोग कहते हैं कि यही संगठन जो है वो बेसिकली क्या थी, गदर पार्टी थी। गदर मतलब भी क्या होता है, रिवॉल्यूशन ही होता है। और जो गदर जो मैगजीन थी, वो आपके निकलती किसमें थी इनिशियली? तो उर्दू में निकलती थी, और गुरुमुखी, जिसको पंजाबी भी कहते हैं, उसके अंदर निकलती थी। इस इस पार्टी के इंपॉर्टेंट मेंबर्स में है आपके रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है। और आपके मैडम कामा जी। मैडम कामा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। मैडम कामा जी के बारे में बात करें तो मदर ऑफ इनको इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इन्होंने जो है इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हुआ था 1907 में, और उस कहाँ पे हुआ था? तो स्टटगार्ट करके एक जगह थी जर्मनी में, वहां पे इन्होंने एक जो ट्राई कलर्ड जो है झंडा फहराया था। ये ट्राई कलर्ड झंडा आज के हमारे झंडे जैसा नहीं था। ठीक है। इसमें बेसिकली चांद तारा वगैरह बना हुआ था। इसको डिजाइन किया था किसने? वीडी सावरकर ने, श्याम जी किशन जी वर्मा और विकाजी रुस्तम कामा ने, इन लोगों ने। ठीक है। भारत का जो करंट झंडा है, इसमें क्या आप देखिए ट्राई कलर्ड है, 3 कलर है, बीच में क्या है? अशोक, ये चक्र है बीच में। ठीक है। तो इस झंडे को जो है किसने डिजाइन किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का जो करंट झंडा है, फ्लैग है, उसको किसने डिजाइन किया। अगला है कोमागाटू मारू। वही जो है घटना है जिसके बात की जो है आपका विक्टोरिया कॉन्स्पिरेसी केस वाला जो पूरा मतलब कि एपिसोड हुआ था।
अगर हम बात करें कोमागाटा मारू की, तो बेसिकली एक जापानीज स्ट्रीमलाइनर था जिसको कि चार्टर किया गया था किसके द्वारा, गुरदीप सिंह थे मतलब बेसिकली 1914 में इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, इनमें जो है 376 इंडियंस थे जो कनाडा के वैंकूवर पोर्ट पर जो है एंट्री नहीं दी गई थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के तहत। ठीक है, फिर ये लौट करके वापस कहाँ पहुंचता है, बजबज पोर्ट पहुंचता है कलकत्ता। यहाँ पर क्या होता है, 18 इंडियंस की जो है वहां पे जो भी लोकल पुलिस के साथ झड़प में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एक शोर कमेटी बनाया जाता है। ठीक है, और उस शोर कमेटी में कौन कौन होते हैं, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक। शोर कमेटी बनाया जाता है ताकि इस बात का पता लगाने के लिए कि घटना क्या हुई, क्यों इतना बढ़ गई कि कई सारे इंडियंस का जान चला गया। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप लोग को ये लेक्चर सीरीज कैसा लग रहा है, आप अपने कमेंट्स जो है जरूर हम लोग तक बताएं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कुछ आपके सुझाव हो, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हो तो वो भी आप बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।